क्यों एक कंपनी जो कभी अमेरिकी नवाचार और तकनीकी चमत्कारों का प्रतीक थी, अब एक कॉरपोरेट अपराधी बन गई। सहस्राब्दी के मोड़ पर बोइंग ने एक भव्य विज्ञापन अभियान फॉरएवर न्यू फ्रंटियर्स शुरू किया। इस अभियान ने यात्री और लड़ाकू विमानों, अंतरिक्ष रॉकेट और उपग्रहों में अपने अग्रणी उपलब्धियों का जश्न मनाया। समय बिल्कुल सही था, क्योंकि यह बोइंग के मैकडॉनेल डगलस के साथ विलय के कुछ साल बाद आया, जो एक छोटा प्रतिद्वंद्वी था। उस समय बोइंग तेजी से संगठित हो रहे एरोस्पेस उद्योग में सफलता की प्रतीक थी। हालांकि यह महिमा ज्यादा समय तक नहीं रही। 7 जुलाई को अमेरिकी सरकार ने घोषणा की कि बोइंग ने 2 दुखद दुर्घटनाओं के संबंध में धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की है, जिसमें इसके साथ 137 मैक्स जेट 2018 और 2019 में शामिल थे। यह हालिया अपमान बोइंग की एक बार की चमकदार प्रतिष्ठा को धूमिल कर चुका है। इसे कई लोग एक कॉरपोरेट अपराधी के रूप में देख रहे हैं। वर्षों के बाद देखते हुए यह स्पष्ट है कि बोइंग का उत्साही उत्साह, जिसने कभी अमेरिकी व्यवसाय में परिभाषित रुझानों को गले लगाया था, अब उनके लिए उल्टा साबित हो गया है। आइए 1997 में मैकडॉनेल डगलस के साथ विलय से शुरू करें, एक घटना जिसे द इकोनॉमिस्ट ने उस समय के सबसे महान औद्योगिक उथल-पुथल में से एक के रूप में सराहा। यह विलय एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा था जो अमेरिकी कॉरपोरेट दुनिया में फैल रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी आउटसोर्सिंग। 2005 में बोइंग ने कई अन्य कंपनियों के साथ पूंजी घन विनिर्माण को बंद करने और अपने उत्पादन लाइन के हिस्सों को बेचकर श्रम लागत को कम करने की दौड़ में शामिल हो गया। इस कदम ने बोइंग को एक विमान असेंबलर बना दिया, बजाय इसके कि वह एक पूरी तरह से एकीकृत निर्माता हो। तीसरी प्रवृत्ति थी शेयरधारकों को शेयर पुनर्खरीद और लाभांश के माध्यम से नकदी की बौछार करने पर ध्यान केंद्रित करना, बजाय नवाचार में निवेश करने के। वॉल स्ट्रीट को ये प्रवृत्तियां बहुत पसंद आईं। उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बना दिया और दुनिया भर में लहरें पैदा की। इन रणनीतियों ने 2019 में बोइंग के बाजार मूल्य को $200 बिलियन से अधिक कर दिया। लेकिन जैसे चीनी का हाई, प्रारंभिक उत्साह ज्यादा समय तक नहीं रहा और हैंगओवर बहुत भयानक था। बोइंग की समस्याओं ने लगभग $100 बिलियन शेयरधारक मूल्य को नष्ट कर दिया है। आइए इन प्रवृत्तियों को उल्टे क्रम में देखें। अल्पकालिक शेयरधारक रिटर्न के प्रति जुनून ने शायद बोइंग को 737 मैक्स की सुरक्षा पर कटौती करने के लिए मजबूर किया हो। तत्काल लाभ पर ध्यान केंद्रित करना मैकडॉनेल डगलस के साथ विलय तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि बोइंग अधिक मजबूत कंपनी थी, उसने छोटे फर्म की वॉल स्ट्रीट केंद्रित संस्कृति को आत्मसात कर लिया, विशेष रूप से मौजूदा मॉडलों से नकदी उत्पन्न करने पर जोर देने के मामले में, बजाय नए मॉडलों में निवेश करने के। शेयरधारकों को नकदी लौटाना अपने आप में लाभकारी होता है। यह उन्हें अपनी निवेश को पुनर्निर्देशित करने की स्वतंत्रता देता है, जहां उन्हें बेहतर अवसर मिलते हैं। लेकिन बोइंग के मामले में 2014 से 2020 के बीच दिए गए $61 बिलियन के लाभांश और पुनर्खरीद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नए मॉडलों को विकसित करने या सुरक्षा उपायों को बढ़ाने में बेहतर रूप से खर्च हो सकता था। बोइंग ने आखिरी बार एक नया बेड बिल्डिंग प्रोग्राम 2004 में 787 ड्रीमलाइनर के साथ लॉन्च किया था। 737 मैक्स, जिसका फॉल्टी सॉफ्टवेयर इंडोनेशिया और इथियोपिया में दुर्घटनाओं का कारण बना, मौजूदा मॉडल का एक उन्नत संस्करण था, बजाय एक बिल्कुल नया विमान। परिणामस्वरूप संकीर्ण शरीर श्रेणी में बोइंग का बाजार हिस्सा 10 वर्षों में 48% से घटकर 38% हो गया है, जो इसके यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी एयरबस से काफी पीछे है। आज यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट भी चाहती है कि बोइंग सुरक्षा को प्राथमिकता दे ताकि एयरबस से खोया हुआ बाजार हिस्सा पुनः प्राप्त हो सके।
फिर भी सुरक्षा समस्याओं से निपटने के बावजूद बोइंग आने वाले वर्षों में अवास्तविक स्तर के मुक्त नकदी प्रवाह का वादा करता रहता है। यह एनकाउंटर मानसिकता चिंताजनक है। जनवरी में टेक के तुरंत बाद एक अलास्का एयरलाइंस मैक्स विमान से एक धड़ पैनल के गिरने ने एक और समस्याग्रस्त प्रवृत्ति को उजागर किया, आउटसोर्सिंग। पैनल का निर्माण स्पिरिट एरोसिस्टम्स द्वारा किया गया था, जो एक कंपनी थी जो कभी बोइंग का हिस्सा थी लेकिन आउटसोर्सिंग बूम के दौरान बेची गई थी। यह निर्णय एसेट लाइट फर्मों को बनाने के व्यापक कदम का हिस्सा था जो बौद्धिक संपदा पर केंद्रित थी। बोइंग ने ड्रीमलाइनर के विनिर्माण का एक बड़ा हिस्सा आउटसोर्स किया, जिससे देरी, लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे उत्पन्न हुए जो कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। पहले जुलाई को बोइंग ने घोषणा की कि वह $8.3 बिलियन में स्पिरिट को फिर से अधिग्रहण करेगा ताकि सुरक्षा को फिर से केंद्र में लाया जा सके। पेंडुलम फिर से वर्टिकल इंटीग्रेशन की ओर झूल गया है। मेगा मर्जर प्रवृत्ति ने भी मिश्रित परिणाम दिए हैं। मैकडॉनेल डगलस की हथियार बनाने की विशेषज्ञता का अधिग्रहण बोइंग को रक्षा ठेकेदारों के शीर्ष स्तर में ले गया। तर्क सही लगता था। सैन्य बजट आमतौर पर स्थिर होते हैं, जो व्यावसायिक विमानन बाजार की अनिश्चितताओं का प्रतिकार प्रदान करते हैं। सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार अक्सर व्यावसायिक विमानों को लाभ पहुंचाते हैं। हालांकि शीर्ष पर बहुत लंबे समय तक बैठने से बोइंग की रक्षा और अंतरिक्ष व्यवसाय आलसी हो गए हैं। हाल के वर्षों में उसने हथियार कार्यक्रमों पर बड़ी मात्रा में नकदी खोई है। इसके रॉकेट लॉन्च एलन मस्क के स्पेसएक्स से बहुत पीछे रहे हैं। कई विफलताओं के बाद बोइंग के स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल ने आखिरकार जून में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया। हालांकि वापसी यात्रा में देरी हो गई है। तो बोइंग के लिए आगे का रास्ता क्या है? वर्तमान सीईओ डेविड कैलहोन ने 2024 के अंत तक पद छोड़ने का वचन दिया है, लेकिन शायद यह पर्याप्त नहीं हो। कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, जैसे 737 मैक्स उत्पादन को पुनर्जीवित करना, जबकि एक सुरक्षा संस्कृति का पुनर्निर्माण करना और संघों से संभावित हड़ताल से निपटना जिनके वेतन अनुबंध सितंबर में समाप्त हो रहे हैं। और अधिक महत्वपूर्ण, किसी भी दोषी की तरह बोइंग को पुनर्वास की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया आत्मचिंतन से शुरू होनी चाहिए। बोइंग को यह एहसास करना चाहिए कि जबकि दक्षता महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक पतला और बहुत अधिक कठोर होना भारी कीमत पर आ सकता है। इस गाथा से हम 3 महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। पहले, अल्पकालिक शेयरधारक रिटर्न पर अत्यधिक ध्यान देने से दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूसरे, आउटसोर्सिंग शुरुआत में लागत को कम कर सकती है, लेकिन अंत में महत्वपूर्ण गुणवत्ता और नियंत्रण मुद्दों का कारण बन सकती है। तीसरे, जबकि विलय रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, वे सांस्कृतिक चुनौतियां भी ला सकते हैं जो कंपनी के मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। बोइंग की कहानी उन खतरों के बारे में चेतावनी देने वाली है जो अल्पकालिक लाभ को दीर्घकालिक स्थिरता पर प्राथमिकता देने से आती हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि आज जो रुझान और रणनीतियां लाभप्रद लगती हैं, वे भविष्य के लिए सबसे अच्छी नहीं हो सकती हैं। जैसे ही बोइंग अपने पुनर्वास के सफर पर निकलता है, एक सवाल मन में उठता है, क्या यह फिर से अपनी पुरानी महिमा को प्राप्त कर पाएगा, या यह हमेशा के लिए दूसरों के लिए उन खतरों के बारे में चेतावनी के रूप में रहेगा जो मुख्य सिद्धांतों की उपेक्षा करने से अल्पकालिक लाभ के लिए आते हैं? तब तक आशा है कि आप मेरे फाइनेंशियल रूपकथा पॉडकास्ट चैनल पर खुशी खुशी वापस आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और ट्विटर पर शेयर करना न भूलें।